ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है। अब बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम की हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हिंदी मीडियम में हैं और उनकी क्लास नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जब तक हमारा लॉकडाउन पीरियड रहेगा और मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है उसको क्यों ना अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा चलो कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, या मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं, या कुछ टॉपिक हम क्लियर करेंगे। अब दूसरा इसके अंदर हमारा जो मेन है कि मैं जो इन क्लासेस में दूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग ही टॉपिक लूँगा, और जो टॉपिक आपको लूँगा वो आपका इम्पोर्टेंट ही होगा। ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा लिया है ऐसे, तो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्प होगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो बहुत भारतीय शिक्षा आयोग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक कहाँ से कब आया कैसे हुआ वो चीज़ आपको थोड़ा सा मैं पास्ट में लेके जाऊँगा, थोड़ा नहीं काफ़ी पास्ट में है कि जो शिक्षा का इतिहास था या भारत में शिक्षा का विकास या पद्धति का विकास था वो कहाँ तक आया है। हो सकता है कई स्टूडेंट को नहीं समझ, लेकिन मेरा इसके अंदर जो हिंदी मीडियम की क्लास है तो हिंदी मीडियम के वर्ड्स को मैं ज़्यादा बोलूँगा, तो इसलिए वो प्लीज़ जो भी है अगर कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से जो है आपको ये वीडियो जो लाइव आप तक पहुंच रही है मेरे ख्याल से 15 से 18 सेकंड डिले होकर आपके तक पहुंचती है। तो अगर किसी स्टूडेंट को, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर वो कांटेक्ट करना चाहेंगे तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इन केस अगर वीडियो स्टॉप हो जाती है तो 8527784141 ये वाला नंबर है जो आप कांटेक्ट करके मेरे को इंटीमेट कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक मैं आज जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसमें शिक्षा का विस्तार कहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो क्या क्या था, तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें शिक्षा का इतिहास या शिक्षा का विकास देखें, क्योंकि आजकल देखो कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई, कब हुआ, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो हमारा, इसको मैंने शिक्षा के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। पहला हमारा जो है इसको काल युग यानी पीरियड के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें वैदिक युग, ठीक है, वैदिक पीरियड आ जाता है, बौद्धिस्ट आ जाता है, मध्यकाल आ जाता है, जिसके अंदर मुस्लिम एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें 3 काल युग को, यानी ये जब ब्रिटिश नहीं था उससे पहले की बात चल रही है। ठीक है, वैदिक युग, बौद्ध युग, मध्यकाल युग, ये 3 युगों को हम काल युग के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आप वेद के, मतलब जब वेदों से हम पढ़ाई कर रहे थे तो वेद, जो 4 वेद हैं उनके हिसाब से आप मठ वगैरह में जाते थे पढ़ने के लिए। मतलब ये पुरानी बातें हो गई, यहाँ कोई स्कूल या कोई नहीं होता था, ओपन क्लास होती थी, वो भी गुरु के पास ही जाके शिक्षा ग्रहण की जाती थी। बौद्ध का भी ऐसी था। अब उसके बाद जो देखें दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है ब्रिटिश काल। ठीक है, ब्रिटिश काल यानी ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन से अभी तक, देखो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कई चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे ब्रिटिश या मिशनरी हैं, इनकी हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेनी चाहिए और नेगेटिव भी। हर किसी का पॉजिटिव होता है, हर किसी का नेगेटिव होता है। अगर हम देखें कि एक अगर मेरे अंदर भी है तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जब ब्रिटिश ने अपना 200 साल का राज किया, उस राज में जो अपनी जो भी है फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रीज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर जो, क्योंकि हमारा उस टाइम पर लोग क्या करते थे, राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे। ये तो आप सभी को पता ही है, जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीज़ें पता है, इतनी मेरे को हिस्ट्री आती नहीं। तो उस टाइम पर क्या होगा कि जब हमारे देश को इतना ज़्यादा लूट पाट कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने इंडिया पे आक्रमण करके या इंडिया को कैप्चर कर लिया, 200 साल तक राज किया। उस 200 साल पीरियड के अंदर उन्होंने देश के अंदर रेलवे से लेके और एजुकेशन पे भी काम किया है।
वो एजुकेशन का काम करने का उनका मुख्य उद्देश्य या कारण उनका हो सकता है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए या लोगों को करने के लिए, वो चीज़ें हैं, लेकिन उसका बेनिफिट अगर हम देखें तो यहाँ तक भी मिलता है। अब इसमें ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो एक्ट आया था, जो एजुकेशन में पहली राह दिखाई गई हिंदुस्तान में इनके बाद, वो है चार्टर प्रणाली, यानी ये चार्टर सिस्टम 18, ये कौन से ईयर में आया था, 1813 में आया था। ठीक है, ये फर्स्ट था। उसके बाद लॉर्ड मकाले आया, जिसके हम मिकाले मिनट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1835 ये सेकंड आया। उसके बाद चार्ल्स वुड आया, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। ये एक तरह से ऐसा वो थे जो ये पूरा इंग्लैंड से प्रॉपर बनाया गया था और उसके बाद इसको डिस्पैच किया गया। 17 स्टूडेंट्स हैं। फिर विलियम डब्ल्यू हंटर 1882 में आया। मैं स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर वालों को बता रहा हूँ कि ये आपके कोर्स में कौन कौन सा टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आपको अगर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन को अगर पढ़ना है या उसके शिक्षा के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्यों? ये वाले टॉपिक अगर आपको याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपको इंडियन एजुकेशन कमीशन आ जाए या आपको हंटर आ जाए या आपका कोठारी कमीशन आ जाए, अगर ये चीज़ें याद नहीं होगी तो आप इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जो मैं बता रहा था, विलियम डब्ल्यू हंटर 1882 आया, फिर लॉर्ड कर्जन 1904 आया। ये हम इसको ब्रिटिश पीरियड के अंडर इन चीज़ों को हम काउंट करते हैं। अब उसके बाद जो इंडिपेंडेंट, इसमें हमने स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट का लिया है टॉपिक। इसमें क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है पूर्व, यानी इंडिपेंडेंट से बिफोर, और ये हो गया आफ्टर। करेक्ट। तो इससे पहले जो कौन कौन से आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट जो हमारा इसका आया था वो था डॉक्टर एम आई तो ऐसे लिख देता हूं, सैडलर। ठीक है, ये था 1917 टू 19 तक। फिर उसके बाद सेकंड जो मेरे पास आया वो था वर्धा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्धा स्कीम प्रणाली ले लो इसको। ठीक है, वर्धा प्रणाली को हम नई तालीम या गांधी या नई हरिजन प्रणाली भी बोलते हैं। ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। ये जितनी भी एजुकेशन पीछे की आई थी वो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट करी थी, और फर्स्ट इंडियन पर्सन ऐसे हुए महात्मा गांधी जिन्होंने वर्धा प्रणाली या वर्धा शिक्षा की नीति का गठन किया 1937 में। ठीक है, आपके अंदर कोर्स में नहीं है ये, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी 1937 में। उसके बाद फिर आ गया सार्जेंट रिपोर्ट 1944। हम इसको इंडिपेंडेंट बिफोर इन तीनों को हम काउंट करते हैं। ठीक है, आपकी बुकों में मुझे पता है कि कौन कौन सी दी हुई है, बट आपके जो कोर्स में है बस उसी को पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ अगर याद होगा तो ये चीज़ें आप कम से कम इंट्रोडक्शन में लिख दोगे कि इससे पहले जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं या जो भी नीतियाँ आई हैं, जो भी प्रणाली आई हैं शिक्षा के आयोग में, वो पूरी तरह से इम्प्लीकेशन नहीं हो पाई, उनको लागू नहीं हो पाई, उनमें कमियां आई। इस वजह से दूसरी शिक्षा की नीति का गठन किया गया। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब उसके बाद आफ्टर में क्या है, योजना 1992 एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ गया 1952-53। भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। ठीक है, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968-69। जो इसकी कमियां थी, जो इम्प्लीकेशन पूरे संपूर्ण भारत में ठीक नहीं कर पाए थे, उसको ठीक करके फिर 1986 में
राजीव गांधी की अध्यक्षता में ये नीति आयोग किया गया और गठन हुआ और लागू किया गया 1986 में। फिर आया जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें जो कमियां आई थी, कुछ टॉपिक इसमें छूट गए थे, उनको सुधार करने के लिए डॉक्टर राम मूर्ति शिक्षा समिति का गठन किया गया 1990 और इसको इम्प्लीकेशन किया गया। फिर आता है कार्य योजना 1992, एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, यानी पूरी तरह से संपूर्ण भारत में हो गया। उसके बाद भी आए हमारे काफ़ी सारे एक्ट आए जो आपके कोर्स में आगे जाके दूसरे यूनिट्स में होगा। अब मैं बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आपके ये टोटल कितने टॉपिक, इसको हटा दे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, ठीक है। मेरे पास सिलेबस नहीं है तो मैं देख लेता। चलो कोई बात नहीं। देखो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि जो ये 4 टॉपिक हैं या 5 टॉपिक हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये 1986 मेन है। तो आज जो मैं टॉपिक आपके पास करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो मेरा टॉपिक है 1986 का, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अभी पढ़ेंगे। उसको मैं थ्रू आउट आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर भूमिका, ठीक है। भूमिका में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन इससे पहले की 1968-69 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। और उसके पीछे जाओ कोठारी कमीशन, और उसके पीछे जाओ आपकी 1952-54, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन। फिर उसका विश्वविद्यालय, ये वाली एजुकेशन का यहाँ मेंशन करोगे भूमिका, लेकिन उससे पहले ये लिखोगे कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र को अगर विकास की ओर बढ़ना है तो उसको शिक्षा के 3 स्तंभों में विकास करना अत्यंत ज़रूरी है। वो कौन से 3 स्तंभ हैं, मैंने अभी लिखवाया भी था, आपको बताया भी था। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। इन चीज़ों पर ऐसी प्रणाली या ऐसी शिक्षा नीति का गठन किया जाए जिससे कि इन तीनों स्तंभों को पूरी तरह से विकास किया जा सके, और विकास करेंगे तीनों स्तंभों को तो हमारा राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और वो कैसे विकास होगा, जब एक देश की अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी तब। तो अभी तक की जितनी भी शिक्षा प्रणाली या आयोग गठित किए गए थे, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां पाई गई थी। उन कमियों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार करके और इसको आगे संपूर्ण भारत में इसको लागू करने का प्रयत्न किया गया है, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज़ें था आपको पता है इसके अंदर, जो आप तो ये चीज़ें लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, 1948 वाला आप डिस्कस बता दोगे ऐसे और करके, 1952 वाला, ये 1948 कौन सा था हमारे पास, विश्व शिक्षा आयोग, ठीक है। आप जब इंट्रो दोगे, इंट्रो में यही लिखोगे, तीनों चीज़ें लिखने के बाद फिर लिखोगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले जो आयोग आए थे, शिक्षा नीति कौन कौन से आए थे, वो निम्नलिखित है। 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952-54 ये हमारा कौन सा था, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये आपका इंट्रोडक्शन का ही बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से लिखना कि आपको वहाँ पर ये नहीं कि पूरी आप चिट्ठे राम कहानी बना दो उसके अंदर और पूरा किसी टीचर को समझ भी ना है। 1964-66 कोठारी, 1968-69 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपने क्या डालना है, निर्माण। यह इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, जो मेरा अपना तरीका है लिखने का। निर्माण क्या था, ये 5 वर्ष का प्लान था का शिक्षा कार्यक्रम।
5 वर्ष का ये शिक्षा कार्यक्रम था। और इससे पहले जितने भी रिकमेंडेशंस आए हैं या कमीशंस आए हैं उसमें ये ध्यान देखना है कि 10+2+3 को संपूर्ण भारत में लागू नहीं हो पाया था। करेक्ट। निर्माण ये क्या होगा, आपको 5 साल का है, और ये 10+2+3 को संपूर्ण जो इस तरह की शिक्षा प्रणाली थी 10+2+3, ठीक है, वो पूरे भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया था। तो ये भी एक कारण था उनका। अब उसके बाद क्या था इसमें और क्या ध्यान दें, नया पाठ्यक्रम लागू करना, नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करना जिसमें शैक्षणिक, तो शब्द भी इतना, शैक्षणिक संरचना पर विशेष बल, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया गया। करेक्ट। अगर ये नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर मैं आगे इसको, अभी मैं ये सिर्फ भूमिका बता रहा हूं आपको। लागू किया गया। करेक्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है, आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इसकी जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फीचर्स थी, वो कौन कौन सी थी, उसके ऊपर अब लिखना ज़रूरी है। तो ये भूमिका का टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो हो सकता है कि 10-12 लाइनें एक्स्ट्रा चली जाए, लेकिन इस समरी के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो चीज़ें मेन चीज़ें थी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है विशेषताएं। मुझे पता है राघव सर ने अच्छे से करवा दिया था ये टॉपिक, बट फिर भी चलो हिंदी मीडियम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि चलो हमारे लिए भी क्लास का ऑर्गेनाइज किया। यार ऐसी ड्रॉप बनी हो जो कोरोना को भी भगा दे, तो ऐसी बनी नहीं है। तो इसकी जो पहली विशेषता आती है वो आ जाता है हमारे पास नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल करिकुलम। ठीक है। अब ये राष्ट्रीय, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब ये लागू की गई, या इसकी जो विशेषताओं में पहली विशेषता हम लेके आए, ये है विशेषता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। ठीक है, करिकुलम, नेशनल करिकुलम। अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो किसी भी धर्म से भेदभाव ना करता हो, और कोई भी समुदाय हो इसको किसी तरह से भेदभाव और किसी को क्षति ना पहुंचाता हो। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि संपूर्ण देश के लोगों को पढ़ने में आसानी हो और उसको अच्छे से पढ़ सकें और भारत को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा करिकुलम हमारे को रखा गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारा
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया वो कौन सा था, 10+2+3। ठीक है, इसके ऊपर ये विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि अभी तक इससे पहले जितने भी शिक्षा आयोग का गठन हुआ उनमें हमें 10+2+3 का पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया और ना ही उसके अंदर इतना अगर किया भी तो इम्प्लीकेशन नहीं हुआ। लेकिन 1986 इस पॉलिसी के अंतर्गत इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। अब इसमें कौन कौन सा था ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है किस टाइप का है, 10+2+3। ठीक है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वो कौन सा निर्धारित किया गया, वो आपके पास 10+2+3। अब यहाँ पर 10 का मतलब क्या है, जो 10 ईयर है उसका मतलब ये हुआ कि 5 ईयर 5 वर्ष का प्राइमरी शिक्षा। ठीक है, निम्न प्राइमरी कह दो या प्राइमरी कह दो, बात एक ही है। प्राइमरी शिक्षा और 3 वर्ष का उच्च प्राइमरी शिक्षा और 2 वर्ष का जो हमारा इसमें दिया गया वो उच्च विद्यालय शिक्षा। ठीक है, यानी अगर हम आपकी लैंग्वेज में समझाएं तो ये हो गया 1st to 5th क्लास। ठीक है, ये आपका आ गया 6th to 8th क्लास और ये जो आ जाएगा वो 9th 10th आ जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को बाद में ग्रुप पे डाल देना कि ये गलत है पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका 10 वर्ष की एक्सप्लेनेशन। 5 ईयर कौन सा, प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन 1st to 5th जो हम बोलते हैं ये प्राइमरी एजुकेशन। फिर 3 इयर्स का जो है उच्च प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम स्कूल में जब बच्चा जाता है यानी प्राइमरी के बाद, ठीक है, उसको उच्च प्राइमरी शिक्षा बोला जाता है इसको। फिर 2 वर्ष का जो करता है वो 9th 10th यानी उच्च विद्यालय शिक्षा जो है सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर +2 का मतलब क्या होता है और +3 का मतलब क्या होता है, तो इसका भी आपको पता होना है। +2 जो होता है ये हमारा कौन सा होता है, सीनियर सेकेंडरी उच्चतर या सीनियर सेकेंडरी शिक्षा। यानी ये कौन सा हो गया, 11th 12th जिसमें बच्चों का ऑप्शन पेपर सेलेक्ट होता है, जिस बेस पे आगे फ्यूचर में फ्यूचर सिक्योर होता है वो इसी एजुकेशन से ही होता है। +3 अब आप आ गया ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन को हम बोलते हैं स्नातक शिक्षा। स्नातक शिक्षा के अंदर कौन कौन से होते हैं, आपको हिंदी में तो पता नहीं, कॉमर्स होता है। ठीक है, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया और बाकी मेडिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। ये 3 वर्ष का मेडिकल वैसे नहीं आता, ये गलत है इसमें, लेकिन हम आगे इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसके अंदर तीनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। या आर्ट्स डाल देते हैं, मेडिकल को हटा देते हैं। मेडिकल के तो है आर्ट एजुकेशन। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कौन कौन सा होता है। राष्ट्रीय 10+2 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा
गठित किया गया 10+2 का पाठ्यक्रम जो संपूर्ण देश के अंदर लागू किया गया। उसमें 10 वर्ष का मतलब क्या है, 2 वर्ष का +2 का क्या मतलब है, +3 का क्या मतलब है, ये आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? चलो अब अगला टॉपिक इसका, बेटा टाइम देख लो कितना हो गया, 10:15 हो गया है और अभी तो मेरा एक ही पॉइंट हुआ है। मुझे लगता है कि कल भी क्लास आपकी लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा मैं भी लेट आया। ठीक है, सेकंड विशेषता जो इसकी है, सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लेते हैं वो है स्त्री शिक्षा। वुमेन एजुकेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की दूसरी प्रमुख विशेषता हमारी स्त्री शिक्षा है। और स्त्री शिक्षा के बारे में जो आप बता रहे हो कि अगर हम बहुत इससे पहले की जितनी भी रिकमेंडेशंस आई उसमें स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया लेकिन पूरी तरह से उन पे बल नहीं दिया गया। यानी आपको पता है कि जिस तरह से समाज का रचयिता जिसे हम बोलते हैं या घर का रचयिता वो होती स्त्री। ठीक है, अब स्त्री, तुम्हें पता है कि स्त्री का अगर हम देखें, मैं तो अगर इस पॉइंट में डालूँ तो मैं कोटेशन भी डाल दूंगा, यत्र नारेस्तु अस्ति तत्र देवता रमन्ते। ठीक है, ये कोटेशन आप डाल सकते हो यहाँ पे। अर्थात ये है कि आप स्त्री शिक्षा को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए उसको अच्छे भेदभाव, या पहले के ज़माने में क्या होता था, स्त्री को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था, उसको पढ़ाया नहीं जाता था, उसको घर के काम काज में विलीन रहना पड़ता था, यानी उसके ऊपर स्ट्रेस जो घर के लोग हैं वो आज भी होता है। ऐसी बात नहीं, आज चाहे पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, मैं तो कई सारे गांव इधर उधर विलेज वगैरह जहां भी देखता हूँ आज भी भेदभाव होता है। ये मत सोचिए कि यार ये युग आ गया है तो इस युग में नहीं है अभी भी जो। तो यहाँ जो आपने मेन पॉइंट लिखना है कि स्त्री की शिक्षा को अगर संवारना है, सुधारना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इसके अंतर्गत स्त्री ही समाज की रचयिता है। जिस प्रकार घर की रचयिता होती है उसी तरह से समाज की रचयिता है, क्योंकि एक स्त्री को अगर एजुकेट होती है तो वो संपूर्ण समाज को करती है। लेकिन एक अगर पुरुष की बात करें तो वो सिर्फ कुछ दायरे तक रह जाता है। लेकिन स्त्री एक ऐसी, क्या कहें, इसका एक वर्ड होता है वो नहीं आ रहा, बट स्त्री ही सबसे अच्छा साधन है जो अपने बच्चों को लेके अपने को भी पढ़ाती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, अदर्स को भी पढ़ाती है। ठीक है, तो स्त्री के ऊपर शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के समय में शिक्षा को बहुत भेदभाव किया जाता था। करेक्ट, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से आप लिख लोगे। लेकिन जो कोटेशन मैंने आपको बताई है वो कोटेशन आपको समझ आ गई होगी। कोई कोटेशन भी छोटी मोटी डाल देना जिससे कि उनको एग्जामिनर को लगेगा कि यार बच्चे को नॉलेज है। कई स्टूडेंट को होता है वो पता ही नहीं होता है, कईयों को सोचता है बुक में पढ़ना बस वही पढ़ा। मैं बुक वगैरह का बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, सिर्फ पॉइंट लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग ही लिखता हूँ मैं। चलो अब आगे, अगला सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अनुसूचित जाति व जनजाति। जनजाति की शिक्षा। आपको पता है कि भारतवर्ष हमारे यहाँ पे देखें तो 20%, अराउंड 20 to 22% जो है वो मिडिल क्लास फैमिली यानी मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं, बाकी तो गरीब जनता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सा, क्योंकि भारतवर्ष का अगर विस्तार हम जोग्राफिकली देखें या उसके क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा है। उसके अंतर्गत देखें कि हमारा जो शहरी क्षेत्र में है यहाँ तो है ही है कमी, लेकिन यहाँ कम इससे ज़्यादा जो दूर के हैं, जहाँ पे गांव है या ट्राइबल्स एरिया है, जहाँ पे
जो जाति बिल्कुल पिछड़ी हुई है उनको वहाँ तक पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो उनको पहुँचाने के लिए या उनको शिक्षा दी जाए, इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे कि उनका विकास हो सके और वो समाज के लिए भी अपने आप को उसका सामना कर पाए। तो हमारा इसके अंदर अनुसूचित जाति यानी एसटी और एसटी जाति के ऊपर की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं हुए थे वहाँ पर विद्यालयों की संरचना की गई, बनाए गए और बच्चों को, जैसा कि आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये आपको अनुसूचित जाति और जनजाति में अपनी शिक्षा का उल्लेख करना है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा लिखो, आप कोशिश करना 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना, ज़्यादा मत करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। जैसा कि मैंने अनुसूचित जाति और जनजाति में बताया भी था कि जो गरीब जनता है उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो अपनी इसमें चेंजेस किए थे उसमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान 6 साल से 14 वर्ष तक के सभी बालक या बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ओर पर विशेष ध्यान दिया है। उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको आगे आने के लिए उनको तरह तरह के लालच के प्रावधान दिए गए, फ्री बुक्स दी गई, फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जो जिन बच्चों के पास, और उनके ऊपर कोई फीस नहीं ली जाती थी। ऐसे ऐसे स्कूलों की स्थापना की गई जहाँ पे हमें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी गई। ठीक है, तो ये विशेषता इसकी फोर्थ है। फिफ्थ विशेषता जो है हमारे पास है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय, आपको पता है कि शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल है, मॉडर्न स्कूल्स हैं और हाई फाई स्कूल्स हैं, जिससे कि यहाँ के जो जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वैसी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो गरीब तबके से विद्यार्थी आया है और वो अपनी प्रतिभा को कैसे साबित करे, तो उसके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। देखो सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पर जितने भी विद्यालय खोले गए हैं वो ज़्यादातर सरकारी ज़मीनों पे खोले गए हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अमीर घरों के होते हैं और वो इतनी अच्छी फ़ीस पे कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पढ़ने के योग्य होते हैं। परंतु जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, तो उनके और जो प्रभाव यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो वजीफ़े के अनुकूल है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उन बच्चों को शिक्षा कहाँ दी जाए, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, जो ये राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जगह जगह पे खोले गए। जो गरीब बच्चा, जो अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए। शिक्षा के साथ साथ उनको भोजन, 8 तक का भोजन भी मुहैया करवाया जाए। तो ये हो गया नवोदय विद्यालय। ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये 1989 में जो है प्रॉपर स्टार्ट हुआ था, बट चलो इतना डीपली क्या लिखना है हमने। एक और 6 पॉइंट ले लेते हैं, फिर आगे जो है कल की क्लास में मैं बताऊंगा। और उसके बाद आता है प्राथमिक शिक्षा स्तर। प्राथमिक शिक्षा स्तर, देखो प्राथमिक शिक्षा स्तर, आपको पता है कि अगर एक मकान को अगर आपने खड़ा करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी बुनियाद यानी जड़ें वो मजबूत होनी चाहिए। ये तो आप सबको पता ही है। तो जो हमारा ये प्राथमिक शिक्षा का स्तर है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर देखा जाए या जितने भी आयोग आए, वो सबने अपनी रिकमेंडेशंस तो दी, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। रीज़न आपको सबको पता है कि हिंदुस्तान एक भ्रष्टायुक्त देश है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पे आए वो पूरा पहुँच नहीं पाता है। जैसे कि आजकल मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जो हमारा अब आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसके तहत एक
पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड या ये वो बनाया है, आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें क्या वहाँ तक पहुँचेंगी? ये मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो जो भी रिकमेंडेशंस पहले जितनी भी आई वो सब क्या करते थे, वो सिर्फ यहाँ लागू की, वहाँ तक गए और बस आधे रास्ते में ही ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। तो ये प्राथमिक शिक्षा स्तर, अगर जब तक हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, बुनियाद ठीक नहीं होगी, तो अच्छे शिक्षा प्राप्त नहीं हो कर सकते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यक्रम इसके ऊपर किए उन्होंने। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि किसी भी देश का प्राथमिक शिक्षा का होना और स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़े हुए हैं, तो इतना हमारा लोगों का इंग्लिश स्ट्रक्चर या इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, यह आपने देखा ही होगा ज़्यादातर। लेकिन जो स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं अपनी डॉटर का बताऊं, तो मेरी डॉटर वो स्टार्टिंग से ही उसको हमने हर जगह पे प्राइवेट स्कूल में ही डाला या प्ले स्कूल भी प्रॉपर, तो वो अभी देखो कि इतना अच्छा फ्लो है, सब चीज़ है। यानी अगर आप उसको बेसिक, यानी अगर स्टार्टिंग से ही उसको अगर ठीक से गाइडेंस देंगे, अच्छे स्कूल में डालोगे, तो अच्छा स्तर बनता ही बनता है, ये कोई डाउट नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे भी शिक्षा का प्राथमिक स्तर अगर जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप चाहे कितना भी एजुकेशन लेते जाओ। अब जैसे एजुकेशन, जब प्राथमिक शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ, तो बीएड का भी मैं यही चीज़, वीडियो क्या बंद हो गई है? क्या वीडियो स्टॉप हो गई है? अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे दूसरे मोबाइल में जो है बंद हो गई है वीडियो, पता नहीं क्यों। चलो, जो भी ये टॉपिक मैं बता रहा था, प्राथमिक शिक्षा स्तर। अब जैसे मैं मान लो आपका एग्जांपल ले रहा था कि आप बीएड कर रहे हैं, लेकिन बीएड अगर देखें तो एक होता है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो ये चीज़ क्योंकि लाइव क्लास में मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा। यानी अगर आप एक प्रॉपर रेगुलर रूटीन वर्क में अगर कोई चीज़ अच्छे से करो तो वो बहुत बढ़िया से होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे नॉलेज तो सबको है, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है जो जहाँ से है। अब जैसे आपने देखा होगा, जो मैंने शिक्षा का इतिहास आपको डीपली बताया, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए। ये इसी तरह से जैसे आपने मान लो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ा है या कोई और टॉपिक पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पीछे का भी पता होना चाहिए, जो कि हाँ ठीक है, हम सिलेबस को देते हैं ज़्यादातर, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे का होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ 6 टॉपिक तक ही करूँगा। ठीक है, बाकी जो होगी कल या परसों संडे है, परसों हमें 9 बजे इवनिंग में भी आना है। ठीक है, परसों संडे को 5 अप्रैल को, तो आपको पता ही है कि 9 बजे हमने क्लास पे नहीं आना है। किस पे आना है? टॉर्च जलानी है। ठीक है, टॉर्च जलानी है, फ्लैश लाइट, जो भी करना है वो करोगे आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ ग्रुप में ही आप मेरे को जो भी लिखना होगा आप लिख देना। अगर आगे क्लास आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3 दिन आपकी हिंदी मीडियम की क्लास मैं कोशिश करूँ दे दूँ। हो सकता है क्योंकि पैडागोजी सब्जेक्ट भी मैं ही लूँगा, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा, पैडागोजी सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत, जो मेन टॉपिक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ ना कुछ दिमाग में गया होगा, कुछ ना कुछ समझ आया होगा, क्योंकि बाकी क्लासें तो मेरे को पता नहीं कि कौन सा कैसा चल रहा है, देखता रहता हूँ लेकिन नहीं। तो कोई बात नहीं, आप घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। जो डर गया सो बच गया, ये ध्यान रखना। तो भाइयों और बहनों, आपको पता होना चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आगे आपका फ्यूचर बचेगा। इसीलिए आपको घर में रहना है, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है,
और घर में ही रहना है और घर में रहकर ही अपने जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण रूप से कार्य करें, संपन्न करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलें, व्हाट्सअप यूज़ करें, बाकी चीज़ें चलाएं, घर पे डिशेस बनाएं, अच्छे अच्छे पकवान खाएं और ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सभी को इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। अलविदा वर्ड उर्दू का है, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल का माहौल कैसा है पता ही है आपको, ठीक है। तो बाय बाय, शब्बा खैर और शुभ रात्रि, और मिलते हैं व्हाट्सएप पे 11 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद। ओके बाय, थैंक यू। वैसे तो बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, और सेकंड ईयर वालों को भी स्वागत है जो इस टॉपिक को देख रहे हैं। और एक टॉपिक हमारा आएगा NCF 2005, वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी है और वो हमारा बीएड में भी है। तो कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं या तो NCF 2005 क्लियर कर। हमारा टॉपिक आ रहा है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आई, तो उसकी एक दूसरी विशेषता ये भी है कि ये माध्यमिक शिक्षा पे क्या क्या काम किया और उसमें कौन से इम्प्लीकेशन हुए। तो आपको याद होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा थी इसके अंदर ज़्यादातर कोर्सेज जो है वोकेशनलाइजेशन यानी व्यवसाय से संबंधित कोर्सों को व्यवसाय से संबंधित कोर्सों को स्टार्ट किया था। इसमें माध्यमिक शिक्षा में आपने यही पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जाए जो कम से कम आगे के विद्यार्थियों के लिए उनको जॉब ओरिएंटेड हो, यानी जॉब उनको आसानी से मिल जाए, वो वाली एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर अगर पॉइंट्स आपको बताऊँ तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर 10% स्टूडेंट 1990 में जो है सेकेंडरी एजुकेशन को व्यवसायीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था 10% के छात्रों पे। बाद में ये इंक्रीज होकर 25% ये हो गया 1995 में, ठीक है। यानी 10% 1990 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा के स्टूडेंट्स को 10% माध्यमिक शिक्षा में 10% इंक्रीज हुआ था 1990 में, और 1995 में 25%। ये व्यवसायिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया था। व्यवसायिक शिक्षा में वोकेशनल स्टडीज़, ठीक है, उसके ऊपर 25%, कहाँ 10% था, उसके बाद 25% आ गए। ऐसे तो हम देखा जाए चाहे वैदिक ले लें, बौद्ध ले लें, जैनिज्म ले लें, मुस्लिम ले लें, या जो भी रिकमेंडेशंस हमारी आई थी उसमें तरह तरह के अलग अलग के हमारे इस रिकमेंडेशंस होती थी। बट यहाँ पर जो आया असली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 10% का इजाफा हुआ था, यानी वृद्धि हुई थी 1990 में, और 25% के 1995 में। अगर आज का भी डेटा देखते हैं तो हमारा ये डेटा अगर इसको कैलकुलेट कर तो ये 35% हो गया अब आज का करंट, यानी 2020 तो अभी आया नहीं, 2019 तक, ठीक है। ये आप मेंशन करो चाहे ना करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 2-3 लाइनों में इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर अगला पॉइंट हमारा है उच्च शिक्षा व खुला विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन एंड। बेटे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी मेरा कैमरा या लाइव क्लास बंद हो जाएगी तो मेरे को प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके बता देना, 8527784141, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा व खुला विश्वविद्यालय यानी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उसको इम्प्लीकेंट किया गया, उसको सुधारा गया और उसके ऊपर ज़्यादा काम किया गया। अब उच्च शिक्षा का तो ठीक है, कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे पास जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े होते थे या आर्थिक स्थिति खराब होती थी तो वो स्कूलों में नहीं जा पाते थे, तो उनके लिए अलग से उन्होंने उच्च शिक्षा के तहत पत्राचार की क्लासेस या पत्राचार विद्यालय की स्थापना की गई। और वो तो पत्राचार विद्यालय या NIOS, वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये सिर्फ 9th 10th 12th तक था, ठीक है, उच्च शिक्षा के अंदर। और अगर हम 10th 12th के बाद की बात करते हैं तो उसके लिए खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1985 में, 1985 में उसको लाया गया और 1986 के बाद इसको लागू किया गया, जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचो कि पहले के टाइम पर
जो है कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं होता था पहले भी कॉरिस्पॉन्डेंस होता था। उस टाइम पर प्राइवेट पीटी कॉलेज, पीटी सचदेवा कॉलेज चलता था और बहुत सारे ऐसे हैं। ये मत सोचो कि जो ओपन से स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, ये ऐसा आप लोगों के अंदर ऐसा लगता है, लेकिन वैल्यू सबकी है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो तो वो वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू होती है जितनी रेगुलर की होती है। तो मेन क्या है, उच्च शिक्षा और खुला विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे कदम उठाए और इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी या जो बालक बालिका या छात्र नॉर्मली अपने काम करना चाहते थे, काम के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते थे, उनके लिए इन्होंने पत्राचार विद्यालय, ठीक है, 12वीं तक, और उसके बाद ओपन, जिसे आजकल हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और ओपन स्कूल हमारा आईपी यूनिवर्सिटी है, फिर भारतीय विद्यापीठ पुणे का है। इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे ओपन स्कूल्स खोले गए, ओपन कॉलेज एंड स्कूल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है शिक्षा का माध्यम। अब मेन क्या होता है कि हमारा जो भारत के ज़्यादातर जो छात्र छात्राएँ हैं वो ज़्यादातर, आपको पता है कि 72% 75% नॉर्मली जो है गाँव में रहने वाली जनता है। अब गांव में रहने वाले ज़्यादातर है, उनके पास तो इतना इंग्लिश है नहीं और इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो मेन होता है कि मीडियम, यानी मीडियम कैसे चुना जाए, कौन सा मीडियम रखा जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में ये डिसाइड किया कि जो मीडियम स्टडी है वो, या मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो कौन सी हो। उस मीडियम के तहत गए जो है क्षेत्रीय भाषा को इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है, हिंदी को इम्पोर्टेंस दी गई, और जो वहाँ रीजनल लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और उसके ऊपर काम किया गया। क्यों, जो बच्चा जिस एरिया का है अगर उसको पता है कि वहाँ पैदा हुआ है और वहाँ की उसको लैंग्वेज आती है, तो उसी लैंग्वेज में क्यों ना हम ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करें। तो इसलिए सबसे बड़ा काम होता है कि शिक्षा का माध्यम चुनना। शिक्षा का माध्यम अगर ठीक नहीं होगा तो वो आपका एजुकेशन में काम नहीं कर पाएगा और आगे स्टूडेंट पिछड़ता जाएगा। तो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि जो रीजनल लैंग्वेज है और जो राष्ट्रीय है, आपको पता है कि राष्ट्रीय लैंग्वेज जो हमारा कहते हैं हिंदी है, ठीक है, हिंदी को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत को एक भाषा के रूप में हम जानते हैं, तो उसका मीडियम भी है। अगर आपको याद होगा कि जो चाइना है, चाइना ने अपनी मीडियम यानी अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में ही उसने हर चीज़, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, कोई भी लाइन हो उनकी, वो इतना ज़्यादा ग्रोथ, पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा ग्रोथ किया उन्होंने। क्यों, उनका सिर्फ मेन था लैंग्वेज। वो किसी पहले गुलाम थे, लेकिन गुलाम के बाद उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, और आज की डेट में आप देख रहे हो कि चाइना ने पूरे ऑल ओवर इंडिया को अपनी लैंग्वेज के माध्यम से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, और उन्हीं की चीज़ें ज़्यादातर बिकती हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब और भी चीज़ें हैं। तो अब इसका अगला पॉइंट हम कौन सा लेंगे, विकलांगों की शिक्षा। अगला आ जाता है विकलांगों की शिक्षा। विकलांग शब्द ये पहले लिया जाता था, लेकिन जब ये हमारा 2013-14 में इसका वर्ड हमारा चेंज हो गया, विकलांग की जगह दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांग यानी जो भी रिकमेंडेशंस आई इससे पहले, वहाँ पर क्या हुआ, विकलांगों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो विकलांग व्यक्ति, अपंग, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो शारीरिक से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया और इसके ऊपर शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए। इस प्रावधान के अंतर्गत स्कूलों में उनके लिए विशेष तरह की बेंचेस वगैरह, रैंप प्रोवाइड करना, और उनकी क्लासरूम्स जो है वो किसी फ्लोर पे ना हो के ग्राउंड फ्लोर तक हो सीमित हो। उनके जो शिक्षा के परीक्षा के केंद्र होते थे उनके भी लिए भी हो, और जो आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे व्यक्ति होते थे, उनके लिए ब्रेल लिपि जैसी इसका प्रावधान किया। विकलांग, पहले ब्रेल लिपि तो पहले ही आ गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि विकलांगों की बात की जाए तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे हुए थे, और बाद में इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते गए। तो विकलांगों की शिक्षा आपको मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गई होगी कि हैंडीकैप के लिए एजुकेशन दी। उसके बाद आता है कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा। पूरी बाल्यावस्था शिक्षा का मतलब है कि जो आपका बच्चा छोटे से लेके, अब हमारी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैम ने बताया ही होगा। तो ये कोर्स हमारा होता है ECCE। तो उसके अंतर्गत हम उन्हीं विद्यार्थियों की शिक्षा
करते हैं, जिसे हम एनटीटी बोलते हैं, एनटीटी बोलते हैं, ईसीसी बोल दो, ये एक ही मीनिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो विद्यार्थी जो बिल्कुल अभी नई स्टेज पे आए हैं, उनके लिए शिक्षा कैसी हो, किस तरह से उनको शिक्षा दी जाए जिससे कि वो समझ पाए। बेटे आप सबको को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, आपको ये 15 पॉइंट या 16 पॉइंट जो भी होगा, आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस आप दिमाग में डालो कि इसके अंदर यार क्या क्या था। आप याद करने की ट्रिक होती है कि अब सिंपल सा है कि जो याद आया वहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना है, 2-3 लाइनें 4 लाइनें तक एक्सप्लेन करना है, पूरी हमने राम कथा नहीं लिखनी है। उसके बाद आती है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कौन सी होती है? एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन, अब कुछ ऐसे थे जो बड़े मतलब बुजुर्ग लोग जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी और उनको पढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र पूरे संपूर्ण भारत में जगह जगह पे खोले गए, और वो इसलिए खोले गए कि जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी उनको शिक्षा दी जाए। तो बहुत सारे उनको लालच दिया गया कि आप आके कहीं ना कहीं कुछ कम से कम कुछ शब्दों को ज्ञान होना चाहिए और कुछ पढ़े लिखे। तो प्रौढ़ शिक्षा पे बहुत अधिक, यानी प्रौढ़ शिक्षा इससे पहले भी हमारे कोठारी कमीशन में भी आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा के स्पेशल केंद्र खोले गए, स्कूल्स खोले गए। तो जब व्यक्ति काम करके आता था इवनिंग टाइम में या जब भी खाली होता था उस टाइम पर उनकी क्लास प्रोवाइड करते थे। अब प्रौढ़ शिक्षा के तहत अगर देखें तो रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी भवन बोलते हैं, तो उस पर भी